वेलकम एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद आवर पार्ट 2 ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन अगर किसी को डाउट है कि पी ब्लॉक की केमिस्ट्री है या कंपाउंड वाला लेक्चर है तो बेटा आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, जाके पहले उसको देखिए फिर यहाँ पर तशरीफ लेके आइए। तो जैसा कि आप सभी को पता है फर्स्ट पार्ट अपलोडेड है, आई टैब पर लिंक आपको मिल जाएगी तो आप जाके देख लीजिए। यार लाइफ साइंस वाले दोस्तों को बार बार बोल रहा हूँ थोड़ा ज्यादा शेयर करिए, थोड़ा ज्यादा शेयर करिए, उन तक भी पहुंचाइए। बिल्कुल भी उन तक वीडियोस नहीं पहुंच रही है, पता नहीं इतने सारे आप लोग केमिस्ट्री ऑनर्स के बच्चे हो, इतने सारे होगे भी आप लोग लाइफ साइंस वालों तक की मदद नहीं कर पा रहे। मतलब खुद ही सोचो आप अपने दोस्तों के साथ कितना ज्यादा वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है ना जो नेगेटिव होता है, अत्याचार बोलूं, अत्याचार बोलूं, हाँ वही समझ लो, अत्याचार कर रहे हैं आप लोग एक तरीके से भाई वीडियो ना भेज के। तो प्लीज उनको भी भेजिए, उनकी भी ज्यादा से ज्यादा मत करिए, उनका फिर और फीडबैक आएगा तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत काम करेंगे। ऑनर्स के लिए तो कर ही रहे हैं, आप सभी को नजर ही आ रहा होगा, सेम वन में भी आपको नजर आ रहा होगा, आपको जेन्युइनली पता है किस तरीके का यहाँ पे कंटेंट मिलता है, तो उसी तरीके का जेन्युइन फीडबैक भी आप अपने दोस्तों को भी दीजिए। तो आज क्या होगा पता लग जाएगा, क्वेश्चन चाहिए बल्कि अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। पी ब्लॉक को जल्दी से निपटा के फिर देखते हैं अपनी जल्द से जल्द फिजिकल शुरू करेंगे अपने वन शॉट, फिर बाद में ऑर्गेनिक का करेंगे। तो आयो आप लोग शेयरिंग केमिस्ट्री ऑनर्स की भी करते जा रहे होंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा नोट्स के लिए, इंस्टाग्राम पर भी बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम एंड बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही ज्ञान काफी है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल के साथ। नेम द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, डिस्कस द वेरिएशन इन देयर प्रॉपर्टीज विद रेफरेंस टू बेसिक कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। और NH3 PH3 इसको बोलते हैं क्या, अमोनिया, इसको बोलते हैं फॉस्फीन। देन आपका क्या आएगा, नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, ASH3, सब बेमान। ठीक है, तो लिख दिया इसका वो क्या, हाइड्राइड्स लिख दिया, आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, नाइट्रोजन हाइड्राइड या नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड, फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड, आर्सेनिक ट्राइहाइड्राइड, या फिर इसको आर्सिनाइड, नहीं आर्सिनाइड इसको थोड़ी बोलते हैं, आर्सिन बोलते हैं, हाँ फॉस्फीन आर्सिन। फिर आप इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है इतने नाम वाम की। क्या बताना है, बेसिक कैरेक्टर बताना है, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताना है। आ जाइए सामने। तीन ग्रुप की बात करी थी, 5 से 6 मिनट का टॉपिक लिया था, उसी में कवर कर दिया था और बोला था खतरनाक सवाल आएंगे, भर भर के आएंगे। तो पहला शायद आई थिंक पहला ही है, इससे पहले पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो देख लीजिए। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है। आपको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे जैसे साइज बढ़ा, एटम का साइज बढ़ा, सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा, लोन पेयर किस पर है, बड़े एटम पर है। तो अगर बड़े एटम पर है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी सर, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इतनी सी, एक लोन पेयर इतनी सी जगह में, एक लोन पेयर इतनी सी जगह, इतनी बड़ी जगह में, तो क्या होगा सर, साइज जो है आपका जो है वो हो रहा है आपका कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या वो लोन पेयर देने में इंटरेस्टेड होगा, तो कहीं ना कहीं वो हेसिटेट करेगा। सो दैट्स व्हाई अमोनिया इज द मोस्ट लुइस बेसिक इन नेचर अमंग इट्स हाइड्राइड। एक चीज हो गई। नेक्स्ट थर्मल स्टेबिलिटी की बात करी थी, यहाँ पर आप देख लीजिए कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा, बॉन्ड लेंथ कम हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुई, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम हुई, और अगर बॉन्ड को आप इजीली तोड़ सकते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। खत्म, ये हो गया। इसके बाद है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ओके, रिड्यूसिंग कैरेक्टर आपको किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि यार एच रिमूवल टेंडेंसी, आपको हाइड्रोजन कितनी इजीली निकाल सकते हैं। तो देख लीजिए ये भी, मतलब इसमें क्या बताना है कि अगर देख सकते हैं जैसे थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ी वैसे ही आपको हाइड्रोजन निकाल सकते हैं इजीली, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, साथ साथ रिड्यूसिंग पावर भी आपकी जो है इंक्रीज हो जाती है। क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर भी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, जो नीचे आएगा वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप रिड्यूसिंग पावर का आराम से ऑर्डर लगा सकते हैं, लुइस बेसिक नेचर का, थर्मल स्टेबिलिटी का, विद द हेल्प ऑफ दिस वन स्लाइड ओनली, जो बात कर रखी है लेक्चर में। नेक्स्ट क्या बात करनी है, डायगोनल रिलेशनशिप की बात करनी है, गिविंग एट लीस्ट क्या है ये, 3 रिजेंबल्स। ओके, हाउ बोरॉन रिजेंबल। तो पहले बात कर लेते हैं हम डायगोनल रिलेशनशिप की, किसके बीच में, बोरॉन और आपका जो है वो क्या है ये, सिलिकॉन। तो आइए देखते हैं इसका हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है। मतलब कहता वहता कुछ नहीं, हमें इसी को डिटेल में देखना है। तो लेट मी जस्ट सी, कहूंगा हाँ ये आ गया, ठीक है चलो यहाँ पे देखते हैं। सो हमें बात करनी है डायगोनल रिलेशनशिप की। तो डायगोनल रिलेशनशिप की डिटेल हमने एस ब्लॉक वाले लेक्चर में कर रखी है कि यार क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप एग्जैक्टली, क्यों होता है, किस तरीके से वो लोग जो है वो आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो वो हमने डिटेल में बात कर रखी है, उसकी बात नहीं करेंगे हम। नाउ बताना है हमें कैसे सिलिकॉन से सिमिलर होता है। तो B2O3 एसिडिक ऑक्साइड है, SiO2 भी एसिडिक है, पहला रिलेशन। वेराज Al2O3 क्या है, कंपाउंड, वो क्या है एम्फोटरिक है, जो बोरॉन के ग्रुप की है। Al2O3 वो तो क्या है एम्फोटरिक है, तो इसको भी एम्फोटरिक ही लगभग होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट
H3PO3 जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये एसिडिक है अगेन, और ये क्या होगा हमारे पास, बेसिक होगा। सिमिलरली आप बोल सकते हैं H4SiOH, ये बोलते हैं ना SiO4H, हाँ, या फिर SiOH4, ये भी आपका होगा एसिडिक। सिलिसिक एसिड बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसका नाम, ये भी आपका एसिडिक होगा। नेक्स्ट आप चीज जो इंपॉर्टेंट बताएंगे वो ये बता दीजिएगा कि हाइड्राइड्स की गैशियस होती हैं, और हमारे पास SiH4 भी क्या होती है, गैशियस होती है। नेक्स्ट आप बताइएगा कि हैलाइड्स जो हैं इनकी हाइड्रोलाइज हो जाती हैं इजीली एंड विगोरसली, वेयरएज एल्युमिनियम की नहीं होती। तो ये आपकी दो तीन सिमिलैरिटीज आपके सामने हो गई हैं, तो यही आपको दो तीन सिमिलैरिटी बतानी थी, तो ये आपका डायगोनल रिलेशनशिप भी वो हो गया है, वही क्या बोलते हैं उसको, जस्टिफाई। नेक्स्ट इज कैरोज एसिड एंड मार्शल एसिड्स की बात करनी है, उनके स्ट्रक्चर की, और एक रिएक्शन जिससे वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। सो हम यहाँ पर बनाते हैं सबसे पहले कैरोज एसिड का स्ट्रक्चर, जगह यहाँ। सो कैरोज एसिड इज H2SO5। क्या स्ट्रक्चर होता है, बहुत सिंपल सा होता है, आप सिंपल H2SO4 बनाइए, आप H2SO4 बनाइए, बस एक ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दिए बीच में, दिस इज योर कैरोज एसिड। और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज गोइंग टू बी +6 ओनली, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक परऑक्साइड लिंकेज। नेक्स्ट वी हैव इज की आपको क्या बनाना है, मार्शल्स एसिड। मार्शल्स एसिड है आपका H2S2O8। यहाँ पर इसका दूसरा नाम होता है पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बात कर रखिए लेक्चर, पर ऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए, कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड है, तो मतलब वैसा ही होगा। तो ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का थोड़ा सा अनलॉक टाइप बना लिया, पर ऑक्सी लिंकेज जरूर होगा, तो एक और बना दूं तो देखूं मैं जरा, सही है। एक बार काउंट करिएगा आइटम्स, तो 3 और 3 6 और 2 8, ठीक है सर, 2 आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो इसकी भी +6 ही आएगी। आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला वरना मैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड से करता हूँ, कि जो है जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर नेगेटिव लगा दूंगा। कैसे सर, एस सल्फर और ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो इस पर मैं 2 नेगेटिव लगा दूंगा, इस पर 2 पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पर 2 नेगेटिव, यहाँ पर और मैं 2 पॉजिटिव ऐड कर दूंगा, यहाँ पर 1 नेगेटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 1 नेगेटिव, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, तो 2 + 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लो, सेम यहाँ पर भी करा है मैंने। तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई डायरेक्टली अटैच होता तो उसकी जगह में उल्टा कर देता, यहाँ पर एक माइनस का साइन आएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी आपको फॉर्मूला वॉर्मूला तो आता ही होगा, वो आप बचपन में देखा ही होगा, तो बता दिएगा ना। आई डोंट थिंक वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि यार आप फॉर्मूला बताओ यहाँ पे। तो इसकी भी क्या है, +6। रिएक्शन वगैरह वाला पार्ट आई डोंट थिंक इतना इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहें तो उसको खुद ही देख लीजिएगा। वन रिएक्शन लिख दिएगा जिससे डिफरेंशिएट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आप उससे कर सकते हैं, परऑक्साइड वाले से नहीं, कुछ और रिएक्शन आप देख लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस। इसकी रिएक्शन आप खुद ही देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, देख के मुझे बताइए, वैसे आई डोंट थिंक इस सिलेबस में। नेक्स्ट बात करनी है हमें एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे पहले इनकी बात कर रखी है डायरेक्टली, सॉरी ये H पहले वो आएगा बेसिकली। आपको पता है 1, इसको मैं 2 दे दूं, इसको मैं 3, इसको मैं 4, तो आपको पता है 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। यहाँ पर कैसे देखेंगे, ये क्या है, आपकी हाइड्राइड वाला टॉपिक आ गया, याद करिए, अभी अभी बनाइए ना हाइड्राइड, देखिए नीचे आने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कौन बढ़िया, HI। क्यों होता है, बिकॉज साइज की वजह से। आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक HI का साइज सबसे बड़ा तो बॉन्ड सबसे वीक, दूसरा I नेगेटिव जब बन जाएगा तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है, जो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बड़े एटम पर है। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा आता है आपका मसला, आप मसला कहना चाहे मसला, या फिर बढ़िया चीज कहना चाहे बढ़िया चीज, जो लेक्चर में कर ही रखी है डिस्कस की, H3PO4 की, H3PO3 की, H3PO2। तो यहाँ पर हमारे पास, हम सभी को लगता है कि हमारे पास, हमें बेसिसिटी सबकी पता होती है, ये कौन कितने H+ लूज करता है। ये साहब कितने करते हैं सर, ये साहब करते हैं 3, 3 करते हैं, हाँ सर तीनों कर देते हैं। ये कितने करते हैं सर, ये आपके करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2। प्लस क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेरी समझ नहीं आ रहा। ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छा आप सभी लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे ना ऑक्सीडेशन स्टेट का कंसेप्ट लगता, ना ही हमारे पास लगता कंसेप्ट उस चीज का जिस चीज का आप सोच रहे हैं, दैट इज योर क्या बोलते हैं उसको, हाँ कितना H+ कौन लूज कर पाएगा। तो कौन सा कंसेप्ट लगता है वो हमें बात करनी है यहाँ पर। अगर आपको जरा सा भी याद है, अगर आपको जरा सा भी याद है, तो यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है दैट इज ऑफ बैक बॉन्डिंग, जो लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, मैं एक का स्ट्रक्चर बनाऊं, बताओ किसका बनाऊं। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ आपका H3PO उसका 2 का, तो फॉस्फोरस H3PO2 है ना, तो ये ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, कितने पीएच बॉन्ड है, 2 पीएच बॉन्ड। हाँ, कौन सा बॉन्ड, कौन सा H+ आयनाइजेबल है, ये वाला, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, यही जो है वो ब्रेक डाउन होगा।
इतनी बात सबको पता है, ऐसा सबको पता है। नाउ यहाँ पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन है। अब अगर मैं बना दूं ना H3PO3 का, तो यहाँ पर ये OH कर दीजिएगा बस वो, ठीक है। अब यहीं से डिफरेंस समझिए, फॉस्फोरस के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, बिल्कुल ऐसे। तो अगर फॉस्फोरस के बाद वेकेंट ऑर्बिटल है तो यहाँ पर क्या ये डोनेट हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। अगर ये डोनेट कर देगा किसी तरीके से इसके डब्बे में, या फिर आप चाहें तो ये चार्ज ऊपर भी जा सकता है, नहीं भी जा सकता तो फॉस्फोरस पर आ जाएगा एक चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव आ गया। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो क्या करेगा वो, इससे इलेक्ट्रॉन तेजी से नहीं खींचेगा, तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाएगी या नहीं सर, बढ़ जाएगी। पोलैरिटी बढ़ने का क्या मतलब है, ऑक्सीजन अपनी तरफ तेजी से इलेक्ट्रॉन से खींच रहा है, मतलब ऑक्सीजन का मतलब है यार मौका मिले बॉन्ड तोड़ दो, मौका मिले बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। ये इसकी बात हो गई। अब जो इसका दूसरा भाई है वो ये कौन सा, H3PO3 की बात कर देते हैं। ये भी अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके वापस चले जाएंगे। एक बार में हम 7-8 कितने बॉन्ड बनाएंगे, मतलब 50-60 बॉन्ड थोड़ी बनेंगे। ये वाला ऊपर ही आया हुआ होगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद है ये बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो चुका होगा। तो अब क्या होगा, ये आएगा इधर तो ये वापस चला जाएगा। तो रेजोनेंस आप या बैक बॉन्डिंग बोलना चाहे, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस H3PO3 में दो तरफ से हो रही है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब इस पर वापस चला गया क्या नेगेटिव चार्ज, या वैसे ही नॉर्मल लाइफ हो गया। अब यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बारी बारी से पहले एक ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, फिर दूसरे पर, और H3PO4 में तीसरे पर आएगा। तो यहाँ जो है पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पर जो पोलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि तीनों भाई जो है लाइनदारी से 33% का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वेरएज यहाँ पर इसी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसी को सब कुछ संभालना है, इसी को रेजोनेंस भी करनी है, इसी को H के साथ बॉन्ड भी बनाना है। वहां पर क्या है, वहां पर तीन तीन लोग हैं, H3PO4 में क्या है, तीन लोग हैं, तीन को रेजोनेंस करनी है, और अलग अलग अपने को H+ को संभालना है, तो वो H+ को अच्छा खासा टाइम दे सकते हैं। वेरएज इसके पास इसकी जो पूरी कॉन्सेंट्रेशन है, पूरी डिस्ट्रैक्शन जो है वो इसका फॉस्फोरस का वेकेंट ऑर्बिटल बन चुका है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वहीं पर ध्यान देगा, इस बॉन्ड की पोलैरिटी भयंकर बढ़ जाएगी, मौका मिलते ही बॉन्ड टूट जाएगा। और जैसे ही बॉन्ड टूटा क्या होगा सर, H+ लूज हो गया, H+ लूज हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, तो ये ऑर्डर आपके सामने आएगा। क्या ये चीज सबको समझ में आई या नहीं, बोलिए ये सो। नहीं आई तो यार लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, वहां पर और ज्यादा डिटेल में बताई होगी, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन बात कर ली, पीछे वाले लेक्चर में स्टार्टिंग में ही बात करी थी। इनर्ट पेयर इफेक्ट बात कर ली, H2SO5 का स्ट्रक्चर बना लिया। ICl3 तो बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है। ICl3 क्या होता है बताऊंगा सर। ICl3 होता है, ICl3 में कितने लोन पेयर, दो लोन पेयर, पेंटागनल बाई पिरामिडल है। तो लोन पेयर क्या चाहेगा, ऑक्यूपाई करना। सर लोन पेयर चाहता है ऑक्यूपाई करना इक्वेटोरियल। तो इस तरीके से आप बना दीजिएगा, वैसे आई डोंट थिंक ये आएगा, बट हाँ पी ब्लॉक है तो आ सकता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके सेम वन में भी आया था, हो सकता है यहाँ भी आ जाए। सेम वन में आया था ये? नहीं, H2O वाला आया था, हाँ H2O में आया था, जो मैंने बात करी थी। ClO2 का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो OCl2 हाँ, और ये आ गया। बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो, सबसे पहला क्वेश्चन यही है इनका। आपको दो दो लोन पेयर दिख रहे हैं, आप अलग अलग कंसेप्ट लगाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ भी लगाना है लगा लीजिए, बट यहाँ पर जो कंसेप्ट लगेगा वो ये लगेगा कि लोन पेयर रिपल्जन कहाँ ज्यादा है। सर कहाँ ज्यादा है, मतलब दोनों में दो लोन पेयर है तो दो दो लोन पेयर कोई अलग थोड़ी है। नहीं, आपको लग रहे हैं दो, पर कहीं ना कहीं दो नहीं है। सर कैसी बात है आप कर रहे हैं, खुद ही आपने बनाए हैं बेटा, ये लोन पेयर इसके डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, सर यहाँ नेगेटिव आएगा, क्या कर रहे हैं आप, हाँ बिल्कुल सही बेटा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ चुका होगा पॉजिटिव। तो अगर लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो मतलब क्या है, लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है। अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है तो लोन पेयर रिपल्जन कम है। और अगर लोन पेयर रिपल्जन कहना चाहे, लोन पेयर रिपल्जन या लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन कम है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा सर, ये ज्यादा हो जाएगा, थीटा जो है वो ज्यादा हो जाएगा। ये जो है इसको इधर से भी धक्का मिल रहा है, इधर से भी धक्का मिल रहा है, तो थीटा जो है वो कम हो जाएगा। इसको एक ही साइड से, एक ही बेचारा लोन पेयर है जो दोनों साइड से संभाल रहा है, तो इसका थीटा इतना नहीं होगा, इतना ज्यादा वो रिपेल नहीं कर पाएगा। क्या ये चीज सबको समझ आई, बोलिए इसको। बस इसी तरीके से लिख दिया रेजोनेंस वगैरह। इसके बाद डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। अच्छा इसी में क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है। वही सेकंड पीरियड वाली बात तो यार बहुत बार घुमा फिरा के आती है, मतलब वो ये जो है ऐसा बन जाता है कहीं ना कहीं, जब भी आपको सेकंड और थर्ड का मिले ना, पीरियड का एलिमेंट मिले, उसके बारे में कुछ डिफरेंस पूछा, आप लिखते कि ये सेकंड पीरियड का, ये थर्ड पीरियड का, मतलब कहीं ना कहीं आंसर फिट हो जाएगा। जैसे कार्बन सिलिकॉन में देख लीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस में देख लीजिए, फ्लोरीन क्लोरीन में आपने देख लिया, ऑक्सीजन सल्फर में देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं बात आ रही है यार सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड। उससे क्या होगा, आप बोलिएगा भाई साइज का फर्क आ जाएगा, डी ऑर्बिटल आ जाएगा, दो तीन चार चीजें लिखेंगे आप घुमा फिरा के, जो एक वो नहीं होता। ये जैसे आपने सोचा होगा, जो आप मीम्स वगैरह देखते होंगे तो उसमें देखते होगा मी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन है ड्यू टू रेजोनेंस लिख के जा रहा हूँ, वैसे ही पी ब्लॉक में ऐसे क्वेश्चन आए, उसमें ऐसे ही लग रहा है ड्यू टू सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड, ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये सारे आंसर लगते हुए नजर आएंगे, बहुत जगह पे फिट हो रहे हैं। नेक्स्ट वाइट सिमिलैरिटीज की बात करनी है, कार्बन ग्रेफाइट
सॉरी ग्रेफाइट डायमंड की कर रखी है, कंडक्टर होता है नहीं होता, 3sp2 कार्बन, sp3 कार्बन, ये सारी बात कर रखी है। और भाई वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, और टाइटली वो बनाता है, बेसिकली खतरनाक स्ट्रक्चर बनाता है, ये सारी बात है। नेक्स्ट बात करें थोड़ा सा रिएक्शन वाले पार्ट की, अपनी H3PO3 की रिएक्शन हमें करानी है HgCl2 से। कंप्यूट एंड बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन। वी हैव द फर्स्ट वन विच इज H3PO3 प्लस HgCl2। इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास बनता है Hg2Cl2 प्लस H3PO4। वैसे दीज आर नॉट एज मच इम्पोर्टेंट, मतलब कोई ऐसा इम्पोर्टेंट रिएक्शन हमारे पास नहीं है, तो पहली रिएक्शन ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है बोराजीन को जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये आप सभी के सामने, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ बोराजीन। ये आप आराम से देख सकते हैं, अमोनिया बन रहा है, फिर बोरिक एसिड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वी हैव BCl3 को हम रिएक्ट करा रहे हैं LiAlH4 से, तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, दैट इज डाइबोरेन की प्रिपरेशन है। देन 3 मोल ऑफ LiAlCl4। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी कर देते हैं इसको बैलेंस, तो यहाँ लगेगा 4, यहाँ लगेगा 3। देन वी हैव B2H6NH3 एक्सेस में, B2H6NH3 हमारे पास है एक्सेस में, तो इसके लिए भी हमारे पास ये रही रिएक्शन, दैट इज दिस। वहां पर इफ आई एम नॉट रॉन्ग -120 डिग्री सेल्सियस लिखा है, तो आप लोग ये प्रोडक्ट बना दीजिएगा सिंपल सा। बट अगर ये ना हो तो क्या करना है, तो यहाँ पर अगर ये माइनस की जगह कुछ और, या फिर बाई चांस सॉर्ट ऑफ मिस प्रिंटिंग टाइप कुछ है ये, तब हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, दैट इज तब आपको नीचे वाला लगाना होगा अगर हाई टेम्परेचर हो। बाकी मेरे हिसाब से वो -120 ही दिख रहा है दिखने में, तो शायद वही हमारे पास होगी और रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर SiH4 की रिएक्शन हम करा रहे हैं AgNO3 के साथ, साथ में 2 मोल वाटर के लेंगे। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर हमें एक तो Ag का प्रेसिपिटेट Ag मिल जाएगा, साथ में SiO2 प्लस HNO3। वैसे ये जो रिएक्शन है ये हमारी काफी ज्यादा पुराने पेपर में थोड़ी आई हुई थी, बट ये था अगर मिल गया तो मैंने सोचा लेट देम डू एज वेल, इनको भी करा ही देते हैं, कोई इनको छोड़ के क्या ही करेंगे। 8 AgNO3 बन जाएगा, ये 2H2O बन जाएगा, तो 8 यहाँ भी लगा दूंगा, देन आई हैव टू पुट 8 हेयर। ओके, तो ये कुछ रिएक्शंस वाला पार्ट था हमारे पास जो आ सकती हैं। इनमें से आई थिंक ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इस वाली को देखिएगा, और बाकी बोरॉन वाली सारी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करें, अब हमें बात करनी है कि सिमिलैरिटीज बतानी है हैलोजेंस और सूडो हैलोजेंस कंपाउंड्स के बारे में। सबसे पहले सूडो हैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं? ऐसे कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर टू हैलोजेंस हमें देखने को मिलती है, सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट, जो हमारे सूडो हैलाइड्स हैं, ये होते क्या हैं? ये कम दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम, उनमें से एक एटम, कम से कम एक एटम नाइट्रोजन होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? और उससे क्या होता है? उससे कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू हैलोजन एटम्स या हैलाइड्स आयन होंगी। तो सूडो हैलाइड जो होते हैं, जैसे कि हमारे हैलोजन एटम्स X नेगेटिव होते हैं, आयंस हैलाइड आयन, वैसे ये भी यूनिवेलेंट होता है। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम सॉल्ट होती है सोल्यूबल इन वाटर में, बट सिल्वर सॉल्ट्स आर इनसोल्यूबल होती हैं। द हाइड्रोजन कंपाउंड्स आर एसिड्स लाइक हैलोजन एसिड्स। तो यहाँ पर जो है सूडो हैलाइड भी हमारे पास जो है वो ऐसे ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, F नेगेटिव इज आवर हैलाइड एंड Cn नेगेटिव इज आवर सूडो हैलोजन एटम, जिसमें एक से ज्यादा एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है, साथ साथ ये यूनिवेलेंट है। साथ साथ आप देख सकते हैं जैसे ये जो है वो HF बनाता है, तो ये भी अपना HCN बनाता है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू टेल कि 3 सिमिलैरिटीज बताइए। तो आप क्या करेंगे, इसको आप बहुत ही प्यारा आंसर बना सकते हैं। ये बोल सकते हैं सबसे पहले आप सूडो हेलोजेंस की प्रॉपर्टीज बता दिए, देन यू विल सी से कि यार एक एग्जांपल ले लीजिएगा Cn नेगेटिव का, कि जिस तरीके से हमें F2Cl2 गैसेस देखने को मिलती है, उसी तरीके से हमें Cn2 भी देखने को मिलती है। ये आप बोल दीजिएगा फर्स्ट चीज। साथ साथ आप लिखिएगा, दूसरा ये लिखिएगा जैसे हमें HCl HF वगैरह दिखते हैं, वैसे हमें HCN भी देखने को मिलता है, ये बोल दीजिएगा। फिर आप बोलिएगा जैसे हमारे पास AgCl AgBr इन सभी के प्रेसिपिटेट मिलते हैं दैट आर इनसॉल्युबल, वैसे ही NaCN ये सारे हमारे जो है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होते हैं। देन आप इंटर हैलोजन कंपाउंड बता दिएगा ICl ClF3 ये सब। फिर आप ये बता दिएगा कि ये भी हमारे इंटर हैलोजन इंटर सूडो हैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आप 3-4 चीजें बता दीजिएगा, आपका सवाल बहुत सिंपल हो जाएगा। तो आप जो है साथ में याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे खाली लिखा हुआ है ना, इट फॉर्म्स एन एसिड HCN, आपको पहले बताना है कि जिस तरीके से हैलोजन HCl HF या HX बनाते हैं, उसी तरीके से ये हमारे HCN बनाते हैं, सूडो हैलोजन कंपाउंड। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे और आयंस भी लिखे हुए हैं, अजाइड आयन OCN नेगेटिव,
ये आपके आ गए क्या, सूडो हेलोजन कंपाउंड्स। नेक्स्ट, अब हमें बात करनी है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की। देन हमें डिफरेंशिएट करना है इंटर हेलोजन एंड सूडो हेलोजन में, और रिएक्टिविटी ऑर्डर के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ज्यादा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या प्रॉब्लम की बात नहीं, क्योंकि हमने सूडो हेलोजन तो देख लिया है। इंटर हेलोजन क्या होता है? इंटर का मतलब आपको पता ही लग रहा होगा, इंट्रा मतलब सेम हेलोजन आप बोल सकते हैं, इंटर मतलब डिफरेंट हेलोजन्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, डिफरेंट हेलोजन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट इज आवर इंटर हेलोजन कंपाउंड, ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या करते हैं, एक बेसिकली अलग अलग हेलोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और इंटर हेलोजन कंपाउंड बना देते हैं। दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय डायरेक्ट रिएक्शन, या तो आप डायरेक्ट रिएक्शन कर दीजिए फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो आपको मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं आपको जो है वो एक्शन ऑफ अ हेलोजन ऑन ऑन अ लोअर इंटर हेलोजन पे कराते हैं। मतलब आपके पास कोई हो सकता है, आप ले लीजिए F2, उसकी आप रिएक्शन करा रहे हैं ClF से, प्रोबेबली यू माइट गेट ClF3, मे बी, आई एम नॉट कंफर्म, बट ऐसा इस टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आई एम टेलिंग अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। अब इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में और सूडो हेलोजन में हमें डिफरेंस की बात करनी है। क्या होता है इंटर हेलोजन में, क्या होता है हमारे पास जो है वो क्या होता है, दे आर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन, सबसे पहली बात तो याद है कि ये कैसे बनते हैं, रिएक्शन बिटवीन हेलोजन एटम्स। ये जो है रिएक्शन वगैरह कोई उससे नहीं बनते, ये बेसिकली होते तो हमारे पास क्या है, ऐसे कंपाउंड जो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं एज दैट ऑफ हेलोजन एटम। ये आपका इसमें जो है वो मेजर डिफरेंस आ जाएगा जो इनके डेफिनेशन में आएगा। बाकी और कोई प्रॉपर्टी में अगर हम डिफरेंस देखें तो इनका क्या बताया जा सकता है कि ये मतलब एकदम अलग ही चीज है। सूडो हेलोजन तो हमारे पास एक डिफरेंट टाइप ऑफ चीज है एज कम्पेयर टू दैट इज आवर इंटर, तो इन्हें बहुत ज्यादा हम कोई ऐसा बात तो नहीं कर सकते कि डायरेक्ट डेफिनेशन में एकदम इनकी डिफरेंस हो, एकदम ऑपोजिट डेफिनेशन हो या ऑपोजिट इनकी प्रॉपर्टीज हो, ऐसा कुछ तो होता नहीं इनमें। एक अलग वे है, ये एक अलग रास्ता है, वो एक अलग रास्ता है, तो मेजरली हम इसमें बता दिएगा। फिर आप बता दीजिएगा कि पूरा पूरा पैराग्राफ लिख दीजिएगा कि इंटर हेलोजन ये होते हैं, सूडो हेलोजन ये होते हैं। अच्छा, इंटर हेलोजन की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा होता है फ्लोरीन, उसके बाद आते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन। सबसे पहली चीज फ्लोरीन क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, बिकॉज एफ एफ बॉन्ड, बिकॉज एफ एफ बॉन्ड बहुत ज्यादा छोटा साइज होने के बावजूद ओवरलैपिंग स्ट्रांग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर आप सभी को याद होगा लोन पेयर रिपल्जन की वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है। ये बॉन्ड बहुत ज्यादा वीक होता है, अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से भाई फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इज भयंकर। इंटर हेलोजन की बात करें, जैसे Cl2 अब यहाँ पे सेम साइज के लोग बॉन्ड बना रहे हैं, सेम साइज के लोग बॉन्ड बना रहे हैं, सेम साइज के लोग बॉन्ड बना रहे हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ सर, आ तो रही। नाउ, इंटर हेलोजन कंपाउंड में क्या सेम साइज के लोग बॉन्ड बनाते हैं? नो सर, इंटर हेलोजन जो है वो टू डिफरेंट हेलोजन एटम्स जो है वो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं। तो क्या ये सेम हुए? नो सर, डिफरेंट आपने बोल दिया तो डिफरेंट हुए। तो क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के लोग डिफरेंट टाइप के हेलोजन एटम्स बना रहे होते हैं बॉन्ड, तो यहाँ पर जो है वो साइज में डिफरेंस आ जाता है और बॉन्ड हमारा जो है वो वीक हो जाता है। बॉन्ड हमारा क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, और वीक हो गया तो मतलब रिएक्टिव हो गया। वीक होने का क्या मतलब है? कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं AX बॉन्ड जो है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू XX बॉन्ड। हमें पता है, कॉमन सेंस है ये हमारी। तो दैट्स वाई हमारे पास जो है वो इंटर हेलोजन जनरली दे आर मोर रिएक्टिव, बिकॉज ये जो बॉन्ड है AX मतलब इंटर हेलोजन बॉन्ड इज वीकर बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस। ये सब बात आप बता सकते हैं इजीली। तो दैट्स वाई हमारे पास ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बट फ्लोरीन से नहीं होते, बिकॉज फ्लोरीन का अलग ही कैसे है, लोन पेयर रिपल्जन वगैरह उसमें भयंकर होती है। नेक्स्ट वी हैव टू टेल इनर्ट पेयर इफेक्ट, बात कर लिए। ऑक्सो एसिड फ्लोरीन, तीनों की बात कर ली। यहाँ पर क्या बताना है हमें? नाइट्रोजन हाइड्राइड्स का स्ट्रक्चर बताना है। तो एक तो सबसे पहली हाइड्राइड हम सभी लोग जानते हैं, अमोनिया, दिस इज मोस्ट स्टेबल। देन वी हैव हाइड्राजीन, दैट इज NH2NH2। यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिपल्जन आपको मौजूद होगी, तो ये कम स्टेबल होती है। देन वी हैव, इसका नाम क्या होता है, डाई इमाइड, ऐसा कुछ नाम होता है इसका, सॉरी, एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। तो ये आपकी दो तीन हाइड्राइड आपको जनरली देखने को मिलती है नाइट्रोजन की, ये सिस ट्रांसफॉर्म वगैरह में आपको एग्जिस्ट करती है। तो ये आपको दो तीन फॉर्म में देखने को मिलेगी। अच्छा, नाउ ये हो गया मोस्ट स्टेबल, कौन सी हो गई? ये वाली हो गई मोस्ट स्टेबल। स्ट्रक्चर बना दिया आपने, हाँ ठीक है, ये वाली मोस्ट स्टेबल हो गई। बाकी आप कैसे स्टेबल होगी, क्योंकि बाकी आप बोल सकते हैं कि रिपल्जन तो है ही हर जगह, लोन पेयर रिपल्जन किसके बीच में? नाइट्रोजन एटम के बीच में, और वेयर एज NH3 में कोई ऐसा रिपल्जन नहीं। तो बाकी आप एक बार इसका अगर और कोई रीजन मिले तो वो भी आप इसका देख के लिख सकते हैं। बाकी यही मेजर रीजन होगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये सवाल।
ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस वेयर एज फॉस्फोरस एग्जिट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ होती है, कौन से फॉस्फोरस की एसिड में? तो H3PO4 होता है, H3PO3 होता है, H3PO2 होता है। इसमें जरा देखिएगा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, -4 +1 +3 होगा, ये मिला के ये +1 ये, तो ये आपका H3PO2 जो है वो, इसमें आपकी ऑक्सीजन की सॉरी फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज योर +1। तो ये कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक फॉस्फोरस या हाइपोफॉस्फोरस, दिस इज आवर हाइपोफॉस्फोरस एसिड। नेक्स्ट हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन वेयर एग्जिबिट्स -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहीं पर आपकी -1 है। आप देख सकते हैं जैसे ये इधर इस वाले बॉन्ड में कोई पोलैरिटी नहीं होगी क्योंकि सेम एटम के बीच में तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं डेवलप होगा वो इसकी वजह से हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की नाइट्रोजन, सर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन पर -1 इस पर +1, तो यहाँ पर भी -1 यहाँ पर +1, तो एवरेज जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल ऑल्सो कम आउट एज -1। तो ये वाली आपकी हाइड्राइड है जिसमें क्या है, नाइट्रोजन -1 में एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं, NH3 हैज अ हायर बेसिसिटी एंड डाइपोल मोमेंट देन PH3। भाई डाइपोल मोमेंट का तो सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा कि बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो चार ज्यादा डेवलप होगा तो क्या ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, कॉमन सेंस की बात है, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट बेसिसिटी क्यों ज्यादा है, हमने बात करी थी जब हम हाइड्राइड्स पढ़ रहे थे कि डायरेक्शनल नेचर किसका, डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है। जैसे जैसे साइज ऑफ सेंट्रल एटम बढ़ रहा है तो लोन पेयर बड़ी स्पेस में, अगर लोन पेयर बड़ी स्पेस में तो कहीं ना कहीं वो यार थोड़ा बहुत स्टेबल टाइप है, तो अगर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टेबल भी हो रहा है या उसको ठीक ठाक जगह मिल रही है तो वो कम जाएगा बाहर की तरफ, रिएक्ट कम करेगा, तो वही सेम केस यहाँ पे हो रहा है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है दैट इज लेस रिएक्टिव और लेस टेंडेंसी टू डोनेट, तो दैट्स वाई ये ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है सेकंड वाले की, इसकी बात करेंगे बट पहले ये देख लीजिए कि ये जो रिएक्शन है PbCl2 में, इसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, Pb+2 से Pb+4 में जा रहा है, ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स हो जाती है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। वाइल जो जर्मेनियम 2 पॉजिटिव है वो जर्मेनियम 4 पॉजिटिव में सेम टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है, ऐसा क्यों, बात करते हैं। कौन सा ग्रुप के लोग हैं सर, कार्बन के लोग हैं, कहे सीता जी प्रभु सुनो, खुद ही मुझे बता दीजिए क्यों हो रहा है ऐसा। अब मैं इस एरो को हटा देता हूँ, बताइए क्यों हो रहा है ऐसा। सर Pb4 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव में इसलिए जा रहा है बिकॉज डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है, द टेंडेंसी ऑफ s ऑर्बिटल टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग विल डिक्रीज वेन एवर वील गो डाउन द ग्रुप। तो सेम चीज यहाँ हो रही है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb4 पॉजिटिव किस में बनना चाहता है, Pb2 पॉजिटिव में, वेयर एज Ge2 पॉजिटिव चल जाएगा Ge4 पॉजिटिव में, बिकॉज यहाँ पर इतना ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट इफेक्टिव नहीं है, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे जो है वो कम होता है बिकॉज ऊपर है थोड़ा, और जो नीचे होगा वहां पर जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट आयोडीन, जो है वो वाटर में इतना ज्यादा सोल्यूबल नहीं होता बट इसमें सोल्यूबल होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ अ कंसेप्ट विच इज सेड टू बी पॉली हैलाइड। आयोडीन जनरली आयोडीन का देखने को मिलता है किसी भी या फिर जनरली अपने ही आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है और पॉली हैलाइड बना लेता है, दैट इज I3 नेगेटिव। स्ट्रक्चर कैसा है आपको यहाँ पर भी याद होगा, जिन बच्चों ने PYQ वाली वीडियोस देखी है सेमेस्टर 1 में उनको इसका स्ट्रक्चर आता ही होगा, वैसे भी उनको कोई बताने की जरूरत नहीं। तो क्या होता है, halide ions often react with halogens or interhalogens and form a polyhalide ion। आयोडीन बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में बट उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है किसी भी आयोडाइड आयन के सॉल्यूशन में, जहां पर सम आयोडाइड आयंस क्या हो प्रेजेंट हो वहां पर उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज वो क्या बना लेता है पॉलीहैलाइड। तो सेम चीज जो आयोडीन है वो Ki में रिएक्ट करके बना रहा है Ki3, दिस इज योर पॉलीहैलाइड जिसको ट्राई आयोडाइड आयन बोल रहे हैं। ये क्या है, स्टेबल होता है दोनों में, एक्वस में भी और आयनिक क्रिस्टल में भी, तो दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वो इतनी सोल्यूबिलिटी इसकी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीहैलाइड। नेक्स्ट थैलियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तब भी आपकी TlI3 एग्जिस्ट कर रही है, इसकी बात हमने लेक्चर में भी कर रखी थी। सभी लोगों को लगेगा कि यार +3 में ही होना चाहिए,
क्यों होना चाहिए? क्योंकि बात करें अगर इसके ग्रुप में बेटा नहीं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, भाई थैलियम में इतने नीचे का बंदा है 13 पीरियड में, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो खतरनाक होना चाहिए। तो ये जो है किसमें एग्जिट करे, +1। बट यहाँ तो दिखने से लग रहा है कि ये +3 में कर रहा है। तो मैंने क्या बोला, दिखने से लग रहा है, लगने में और होने में तो फर्क है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये +3 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहाँ पर ये +1 में ही कर रहा है। बट जो आयोडाइड आयन है, दैट इज आवर पॉलीहेलाइड। तो ये चीज होती है यहाँ पर कि यार ये +1 में ही एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बट हेयर द आयोडीन एटम इज नॉट सिंपल आयोडाइड आयन, इट इज अ ट्राई आयोडाइड आयन विच इज अ पॉलीहेलाइड। तो ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आती है, इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा सवाल बनता है जो आई थिंक लेक्चर में भी बात करी थी और पीवाई क्यूज में भी आपको देखने को मिला है, और हो सकता है और भी इसके होंगे सवाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर की हमने बात कर ली है, H2SO4, H2SO3, H2SO4, सॉरी H2SO3 एंड H2SO4 दो ही होते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। देन NN बॉन्ड इज वीकर देन PP बॉन्ड, क्यों? सेम चीज फ्लोरीन वाली की यहाँ पर नाइट्रोजन साइज तो छोटा होता है, तो साइज छोटे होने से ओवरलैपिंग अच्छी होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों ऐसा नहीं होता? क्योंकि बॉन्ड तो छोटा है, साइज भी छोटा है, साथ में लोन पेयर भी पास पास आ गए, और जैसे ही हमारे लोन पेयर क्लोज हो गए, वैसे ही क्या बढ़ गई, लोन पेयर रिपल्जन बढ़ गई, रिएक्टिविटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी कम हो गई, और हमारा बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वीकर। नेक्स्ट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, बात कर ली बहुत बार कि यहाँ पर जो है वो एच देने की टेंडेंसी, रिमूवल ऑफ एच टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन द रिड्यूसिंग नेचर। जो किसकी ज्यादा होती है, हमारे पास अमोनिया वाले की ज्यादा होती है। अमोनिया वाले की ना, नहीं PH3 वाले, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, वो बढ़ता है, साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, तो ये ज्यादा है। तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। बाकी इसको लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर रखा है, वन शॉट में भी और पीछे भी वीडियोस में, स्टार्टिंग में हमने इसको सवाल को देख लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात करनी है, डायबोरेन की बात करनी है, इसकी अमोनिया से रिएक्शन बहुत बार बात कर ली है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन की भी बहुत बार बात कर ली है, अरेंज भी कर दिया था उन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ में, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी वो सबसे ज्यादा एसिडिक। देन हमें यहाँ पर एक नई चीज बात करनी है, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाहेलाइड, दैट इज PCl5 is reacting with what? It is reacting with PO, sorry S, नहीं, phosphorus pentachloride is reacting with water। तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन देखते हैं। और दूसरी क्या है, SO2 की हम रिएक्शन करा रहे हैं किससे, PCl5 से। तो दो रिएक्शन हमें यहाँ पर देखनी है। सो PCl5 सभी को पता है क्या होती है, हाँ सर पता है। SO2 सभी को पता है क्या होती है। सो यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन लिख देते हैं सेकंड वाली, SO2 on reacting with PCl5 will give me SOCl3 plus POCl3, SOCl2। तो यहाँ पे थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं ना इसे, हाँ थायोनाइल क्लोराइड आपकी बन जाती है ऑन रिएक्शन विद दिस। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया, यस सर। नेक्स्ट, PCl5 की वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, PCl5 की वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो इन दिस केस यू विल गेट योर फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या है, PCl5 ऑन रिएक्टिंग विद 4 मोल ऑफ वाटर विल प्रोड्यूस H3PO4, that is your phosphoric acid, this is your complete hydrolysis reaction, प्लस 5 आपको HCl देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग समथिंग, कि आपके जो OH हैं, पांचों के पांच OH क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे ऑब्वियसली। तो उससे क्या होगा, आपके जो है वो दो जो है वो वाटर लॉस करके डबल बॉन्ड O बना लेते हैं। तो आपको स्ट्रक्चर भी याद होगा, दो या एक नहीं, एक ही बना देता है। तो आपको स्ट्रक्चर भी पता ही होगा फॉस्फोरिक एसिड का, तो उसी टाइप से आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट, बेसिसिटी, सब कुछ हमने कंपेयर कर ही रखा है, या फिर नहीं करा तो अब कर लेते हैं फिर। किसकी, H3PO4, H3PO4, इनकी तो रिड्यूसिंग पावर भी और बेसिसिटी भी इनकी कंपेयर करनी है। सो सबसे पहले देखते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ H प्लस देने की टेंडेंसी, नंबर ऑफ H प्लस देने की टेंडेंसी। तो सबसे ज्यादा फॉस्फोरिक एसिड दे पाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिसिटी क्या है इसकी, 3 2 1। तो बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो गया सिंपल सा, इसमें कोई इलॉजिकल बात नहीं है। नो सर, ये पढ़ रखा है पूरा डिटेल में कि ये जो है वो 3 H प्लस लूज कर सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दैट इज ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, जहां पर जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। ये किस पर डिपेंड करती है, हमारे रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स पर। तो किसके ज्यादा होते हैं बेसिकली हमारे पास पीएच बॉन्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0। तो रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर जो है आपका ये हो जाएगा उल्टा। और क्या बात करनी है, ठीक है बस। देन हमें बात करनी है मल्टी सेंटर बॉन्डिंग यूजिंग डायबोरेन। डायबोरेन की तो बहुत बार बात कर ली है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेसिकली जो बनता है उसको बोलते हैं मल्टी सेंटर बॉन्ड। मल्टी मतलब एक से ज्यादा।
देन राइट नेम फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू ऑक्सो एसिड, दो क्या आप तीन ले लीजिए, नेम लिख लिया, हाँ ले रखा है, फॉर्मूला ले लिया, हाँ ले रखा है, स्ट्रक्चर हाँ सर तो आराम से कर लीजिएगा। एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस की बात हमने करी, peroxides ऑफ peroxo acids ऑफ सल्फर, ओके। देन वी हैव व्हाट, peroxo acids ऑफ सल्फर अगेन, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, ओके। तो यहाँ पे जो है क्लेथरेट कंपाउंड की तो हमने बात कर ली। देन यहाँ पे ओके एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन N2 में और फॉस्फोरस P4 में क्यों करता है पता है सबको, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना लेता है, P4 में जो है वो आपका जो है आपको पता है ये सारे के सारे जो है वो सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। तो यहाँ पाई, यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिग्मा आपको देखने को मिलता है, एक सिग्मा दो पाई, क्योंकि साइज छोटा, ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की स्ट्रांग हो पाती है, वेराज फॉस्फोरस के केस में नहीं हो पाती। इस बात का ध्यान रखना है, तभी हम इसको आंसर कर पाएंगे। और इस बात को वैसे डिटेल में बहुत डिस्कस कर लिया है, ऑक्सीजन के लिए भी आ चुका है ये क्वेश्चन, और भी किसी के लिए आया होगा, वैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए ही ज्यादातर आता है, तो उन्हीं के लिए हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट किसके, परऑक्सो एसिड्स। अच्छा तो पहले परऑक्सो एसिड्स की बात करें ऑफ सल्फर, तो सबसे पहला होता है परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO5, जिसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्यार से कैरोज एसिड भी बुलाते हैं, H2SO5। तो इसका स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, H2SO4 बनाना है बस आपको, समझ लीजिए बस एक बॉन्ड में परऑक्साइड लिंकेज लगा दिया, सिंपल आपका कैरोज एसिड बन गया, मेरे हिसाब से यही नाम होता है इसका। एक परऑक्सो एसिड आ गया। दूसरे परऑक्सो एसिड की बात करें तो दैट इज परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होता है यहाँ पर, आप H2SO4 ही बनाइए, आप H2SO4 ही बनाइए, बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन हटा दीजिए और ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, क्योंकि एक पेरोक्साइड लिंकेज लगाना है। तो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर दीज स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोर, एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस जो कर चुके हैं डिस्कस, जिसमें ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस की बात करी थी कि व्हाइट फॉस्फोरस केमी इल्यूमिनेसेंट होता है, वो चमकता है। रेड फॉस्फोरस जो है वो कौन रिएक्टिव, व्हाइट वाला जो है वो क्योंकि क्या होता है उसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। देन व्हाइट वाला जो है वो व्हाइट सॉरी रेड वाला जो है वो पॉलीमेरिक होता है। प्रॉपरली डिटेल में बात करती है, ब्लैक वाले की बात करी थी, उनकी प्रिपरेशन की भी बात करी थी। केमी इल्यूमिनेशन शो करता है व्हाइट वाला, क्योंकि रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्ट करता रहता है एटमोस्फेयर की प्रेजेंट में, तो एक जुगनू जैसी चमक देखने को मिलती है। तो ये सारी बात उसके लिए कर रखी है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, बल्कि कल ही मिलेंगे, और क्या आप डेली लेक्चर अपलोड करें तो कल ही प्रोबेबली आपके साथ जरूर मिलेंगे इसके पार्ट 3 के साथ, या हो सकता है आपकी फिजिकल शुरू हो जाए, हो सकता है, थोड़ा सा चांस है, बट पक्का नहीं बोल रहा। बट हाँ कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।